to England. On the other hand, very less tax was imposed on goods imported from England to India. Okay, जो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई इंडिया में, they started importing and exporting goods. Okay, इंग्लैंड से goods import करते थे इंडिया में, एंड इंडिया के जो goods है या रॉ मटेरियल्स है वो इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करते थे. तो एक्सपोर्ट करते वक्त वो लोग ह्यूज टैक्स कलेक्ट करते थे इंडिया से. ओके, एक्सपोर्ट करते वक्त बहुत ही ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे इंडिया से. एंड जब इंग्लैंड से गुड इंपोर्ट करके लाते थे इंडिया में तो उसका टैक्स बहुत ही लो रहता था, मतलब कम टैक्स कलेक्ट करते थे. इसकी वजह से क्या होता है, इंग्लैंड में प्रॉफिट होता था एंड इंडिया में लॉस. Also, the goods manufactured in England were machine made and hence there was maximum production at minimum cost. Also, the goods जो finished products रहते थे इंग्लैंड में वो सारे मशीन मेड रहते थे. जो भी गुड्स, जो भी प्रोडक्ट्स इंग्लैंड के होते थे वो मशीन मेड होते थे. ओके, एंड मशीन मेड में क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन रहता है, मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन रहता है. ओके, टू compete with such cheap products was difficult for the Indian artisans. Eventually, it led to closing down of traditional industries and many artisans became unemployed. Okay, since इंडिया में उस वक्त इतने इंडस्ट्रीज नहीं थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो जो भी प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, वो हैंडमेड रहते थे. जो आर्टिसंस थे इंडिया के वो अपने हाथों से चीजें बनाते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे, गुड्स बनाते थे. राइट, तो जब इंग्लैंड से मशीन मेड चीजें इंडिया में आने लगी, वो भी कम रेट में, चीप रेट में, तो इंडिया के जो गुड्स थे, इंडियन मेड जो गुड्स थे, उनका डिमांड मार्केट में कम होते गया. ओके, एंड उसके वजह से इवेंचुअली जो आर्टिसंस थे, ओके, जो कि अपने हाथों से प्रोडक्ट्स या गुड्स बनाते थे, चीजें बनाते थे, वो अनएम्प्लॉय होते गए. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को सस्ती चीजें चाहिए रहती है. दे विल गो फॉर द चीप प्रोडक्ट्स रादर देन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स. तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे कंपैरेटिवली इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स से थोड़े एक्सपेंसिव थे, इसलिए धीरे धीरे उनका डिमांड कम होते गया एंड जो आर्टिसंस थे वो अनएम्प्लॉय होते गए. Development of new industries in India. Due to the lack of British support, experience of management and capital, the Indian businessmen could not come forward in large numbers. Okay, जो इंडियन बिजनेसमैन है, okay, they could not come forward in large numbers to do business in India because they lacked the support of British government का support उनको नहीं रहता था. Also they lacked in experience of management, industry manage करना, उसमें वो experience में भी वो पीछे थे, inexperienced थे. And also they lack in capital, मतलब पैसा भी उनके पास उतना नहीं रहता था कि वो आगे आके अपना खुद का एक बिजनेस establish कर सके. Okay, yet some of them built up their business by overcoming these problems. Okay, yet कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो थे वो सामने आए by overcoming these problems. यानी ये सारे जो problems थे कैपिटल का या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्ट का या फिर एक्सपीरियंस का, वो सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके
आगे आए और उन्होंने अपना इंडस्ट्रीज स्टार्ट किया। इन इंडिया coal, metal, sugar, cement and chemical industries came to be started. See the picture of Jamshedji Tata. Social and cultural effects. In the 19th century Europe, a new era took shape on basis of values like humanitarianism, democracy, nationalism, liberalism, etc. 19th century में यूरोप में रिवॉल्यूशन हुआ, ओके, कम्युनल रिवॉल्यूशन हुआ, सोशल रिवॉल्यूशन हुआ, बिकॉज ऑफ विच अ न्यू एरा टुक शेप, ओके, एक नया दौर स्टार्ट हो गया था यूरोप में 19th सेंचुरी में, विच वाज बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटेरियनिज्म, democracy, nationalism and liberalism, okay, and this change in west led to obvious repercussions on India, okay, ये जो वेस्ट में, जो यूरोप में जो ये चेंजेस आए, रिवॉल्यूशन हुआ, उसका जो इफेक्ट है, यू नो, रिpercussions, रिpercussions मीन्स उसका जो इफेक्ट है वो इंडिया में भी देखने मिला। For carrying out administration, the British had to understand the Indian society. यूरोप में रिवॉल्यूशन के बाद उसका जो इफेक्ट है वो बाकी के कॉन्टिनेंट्स में, बाकी के कंट्रीज में भी उसका इफेक्ट देखने मिला। वहाँ पर भी रिवॉल्यूशन होना स्टार्ट हुआ, चेंज होना स्टार्ट हुआ। वैसे ही ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रूल कर रहे थे उस वक्त, they also started feeling that they should understand the Indian society to for better administration, better administration के लिए उनको इंडियन सोसाइटी को समझना जरूरी था। For this purpose they started studying the tradition, history, literature as well as music, flora, fauna of India, okay. To understand the Indian society they need to study Indian history, Indian literature, Indian religion, okay, Indian tradition, ये सारी चीजों को स्टडी करना ब्रिटिशर्स के लिए जरूरी था। एंड ऑल्सो द फ्लोरा फौना, फ्लोरा फौना मीन्स एनिमल्स एंड प्लांटेशंस एंड एनिमल्स, ओके। In 1784, Sir William Jones, an English officer, established the Asiatic Society of Bengal at Kolkata. 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो इंस्टीट्यूशन है वो कोलकाता में उन्होंने स्टार्ट किया। He started this institution to encourage ओरिएंटल स्टडीज। ओरिएंटल स्टडीज मीन्स स्टडी ऑफ एशिया। एशिया के जो कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज के जो ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, वहाँ का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लिटरेचर है, उसको स्टडी करने के लिए उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया। Max Muller, a German thinker, was a devout scholar of Indian religion, language and history. A German thinker, Max Muller, he was a devout scholar. Devout scholar मतलब he understood. He was a scholar of Indian literature, Indian religion, Indian history. Okay. Due to these examples, there aroused feelings among newly educated Indians to study Indian religion, history and tradition. ये जो बाहर के, जो फॉरेन के, जो कंट्रीज के जो लोग थे, they were showing interest in Indian culture, Indian tradition, Indian language, religion, Indian history. ये जो चीजें देख के, ये जो एग्जाम्पल्स देख के, जो इंडिया के न्यूली एजुकेटेड जो लोग थे, they also started taking interest in studying Indian religion, Indian history, इंडिया के बारे में और स्टडी करने के लिए उनमें इंटरेस्ट आया।
इविल एक्ट्स, जो इविल कस्टम्स जो इंडिया में फॉलो होते थे एंशियंट टाइम्स में, उसको बैन करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए उन्होंने लॉ स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल सती प्रोहिबिशन एक्ट। सती मतलब व्हेन जब हस्बैंड की मौत हो जाती है तो वाइफ को भी उसके चिता में जिंदा जलाया जाता है। ओके, मतलब ये कहा जाता था कि हस्बैंड नहीं है तो वाइफ का जो लाइफ है वो मीनिंगलेस है, सो शी हैज नो राइट टू लिव, इसलिए उसको भी साथ में पति के चिता में जलाया दिया जाता था, जो कि बहुत ही क्रूअल एक्ट था ये। उसको बैन किया ब्रिटिशर्स ने। एंड in 1856 Lord Dalhousie passed the Widow Remarriage Act. These acts were responsible for social reforms. And again in 1856 Lord Dalhousie ने Widow Remarriage Act पास किया। Widow Remarriage Act मतलब विडो यानी जो जिसके हस्बैंड मर जाते हैं, यानी विधवा हिंदी में बोलते हैं उसको, उनकी जो लाइफ है वो बेरंग हो जाती है, बेस्वाद हो जाती है आफ्टर हस्बैंड डाइज, एंड दे डोंट हैव राइट टू रीमैरी, मतलब दोबारा शादी करने का हक उनको नहीं था। बट लॉर्ड डलहौसी ने ये एक्ट पास करवाया, विडो रीमैरिज एक्ट। मतलब इस एक्ट के बाद जो विडो है उनको दोबारा से शादी करने का हक दिया गया। ओके, एंड ये जो एक्ट्स या ये जो लॉज ब्रिटिशर्स ने लाए, उसके वजह से इंडियन सोसाइटी में काफी सारे चेंजेस आए, सोशल रिफॉर्म हुआ। सी द पिक्चर ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड लॉर्ड डलहौसी। For carrying out administration in India, the British required English-educated Indians. According to recommendation of Lord Macaulay in 1835, English education system being imparted in India. Now, after the revolution in Europe, जो Britishers थे इंडिया के, they started taking interest in Indian society, and they also wanted to involve इंडियंस इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने गवर्नमेंट में वो इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट चाहते थे, सो दैट दे कैन एडमिनिस्टर इट इन अ बेटर वे। फॉर दैट पर्पस दे वांटेड इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस। ओके, उस टाइम पे इंग्लिश नहीं था एजुकेशन सिस्टम में, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश का इनपुट किया, मतलब इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में उन्होंने स्टार्ट किया, सो दैट जो इंडियंस हैं वो इंग्लिश एजुकेशन ले, एंड आफ्टर दैट वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में या उसके एडमिनिस्ट्रेशन में वो पार्टिसिपेट कर सके। Through new education, Indians were introduced to Western thoughts, modern reforms, science and technology. In 1857, universities were established at Kolkata, Mumbai and Madras, Chennai. The Western educated middle class Indians led the social reform movement in India. Okay, through new education system in India, जो Indians थे, उनका जो विजन है वो ब्रॉडन हो गया, उनका जो आउटलुक है वो ब्रॉडन हो गया, एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू वेस्टर्न थॉट्स, मॉडर्न रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, नए नए एस्पेक्ट्स उनके सामने आने लगे, प्रेजेंट होने लगे, बिकॉज ऑफ विच वो लोग और ज़्यादा उनका जो थिंकिंग है वो रैशनल होते गया और ब्रॉडन अप होते गया, एंड यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश किए गए इन 1857 इन कोलकाता, मुंबई
earlier they were ignorant, okay, उनको उतना कुछ मालूम नहीं था, उतनी कुछ समझ नहीं थी, लेकिन जैसे उन लोग एजुकेशन लेने लगे, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन लेने लगे, उसके बाद उनका जो विजन है वो ब्रॉडन हो गया, थिंकिंग उनकी जो थिंकिंग है वो रैशनल हो गई, ओके, बिकॉज ऑफ विच सोशल रिफॉर्म इंडिया में स्टार्ट हुआ, ओके। वी एंड दिस चैप्टर